तो देखिए कलर कैसे एक्सप्लेन करते हैं विजुअल थ्योरी। अगर थोड़ा बेसिक कंसेप्ट पता होगा कि कलर कैसे बनता है किसी भी एटम के अंदर। अगर मान लो किसी एटम का इलेक्ट्रॉन है, आप इसको एनर्जी दे देते हो और ये एक्साइट होकर कहीं आगे चला जाता है और दोबारा जब ये ग्राउंड स्टेट पे आता है तो बाहर क्या छोड़ता है, फोटोन, और उसी फोटोन के कारण आपका कलर बन जाता है। तो सीएफटी ने कैसे एक्सप्लेन किया था, तो सीएफटी में देखिए ये 5 होते थे, स्प्लिटिंग होकर 2 ऊपर 3 कहां होते थे, नीचे। मान लीजिए किसी एटम का कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे है कि 1 2 3 और 4 और उसके पास एक ईजी ऑर्बिटल खाली पड़ा है। तो अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को भी एनर्जी सप्लाई करेंगे बाहर से, तो क्या होगा, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी लेके एक्साइट होकर कहां चला जाएगा, इस वेकेंट ईजी ऑर्बिटल में। तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो फिर वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे आएगा नीचे, तो एनर्जी क्या करेगा बाहर, ये रिलीज। तो उसी एनर्जी जब फोटोन के कारण आपका कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कलर्ड होता है। तो बेसिकली कलर बनने के लिए आपके पास वेकेंट ईजी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर वेकेंट ईजी ऑर्बिटल नहीं है तो वो कॉम्प्लेक्स कलर नहीं होगा। तो एक कलर की कहानी थी मैंने एक्सप्लेन किया था इसको, थोड़ा आप एनसीईआरटी से देखिए इसको, कल वाली वीडियो में रह गया था हमारा ये। तो अगर आप एनसीईआरटी में इसको ध्यान से देखें, ये इसका ग्राउंड स्टेट है, देखिए T2 ऑर्बिटल 3, पहला दूसरा और तीसरा, ये पहला ये दूसरा और तीसरा। इसको एनर्जी दे दी है, देखो H में, तो इलेक्ट्रॉन यहां से कहां चला गया, ये देखिए ऊपर ईजी में चला गया एक्साइट हो। जब ये नीचे आएगा तो बाहर क्या छोड़ देगा, ये फोटोन। तो ऐसे इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कॉम्प्लेक्सेस कलर कैसे होते हैं, कलर कैसे होते हैं, और कौन सा कलर आएगा वो डिपेंड करेगा ये वाले एनर्जी गैप के ऊपर, ये डेल्टा नॉट के ऊपर। क्योंकि फोटोन का जो एनर्जी निकलेगा बाहर वो यही वाला एनर्जी तो होगा ना, तो एनर्जी डिफरेंस होता है। अब कौन से कलर का कॉम्प्लेक्स होगा ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर, डेल्टा नॉट के ऊपर। जैसे मान लो यहाँ का एनर्जी है 300, यहाँ का एनर्जी है 600, तो जब वो फोटोन नीचे आएगा तो बाहर कितना निकलेगा, तो उस हिसाब से आपको कलर मिलेगा। मतलब कॉम्प्लेक्स का कौन सा कलर होगा 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहली बात, आपके पास ईजी ऑर्बिटल खाली होना चाहिए ताकि वो T2 वाला एक्साइट होकर ईजी में चला जाए। दूसरी बात, कितना एनर्जी डिफरेंस होगा ईजी और T2 के बीच में, तो उस हिसाब से कलर कंट्रोल होता है। और डेल्टा नॉट किस चीज से कंट्रोल होता है कि आपका लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। जैसे अगर आपको याद होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और वीक फील्ड के लिए क्या हो जाती है, कम। तो नेचर और लिगेंड पे भी डिपेंड करेगा कि आपके कॉम्प्लेक्स का कौन सा कलर है। तो तीसरा फैक्टर जो कलर को कंट्रोल करता है, नेचर ऑफ लिगेंड। क्योंकि लिगेंड के नेचर पे डिपेंड करेगा कि डेल्टा नॉट का कितना वैल्यू है, स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी होगी, और यही कंट्रोल करती है कि कलर कौन सा होगा। इससे इन्होंने एग्जांपल भी दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। जैसे देखिए टाइटेनियम वाला कॉम्प्लेक्स है, जैसे निकल वाला देखिए, जब इसके साथ सारे वाटर मॉलिक्यूल अटैच थे तो ये कॉम्प्लेक्स ग्रीन कलर का था, लेकिन फिर इसको हमने रिएक्ट करवाना स्टार्ट कर दिया फिर इथेन 1,2 डायमाइन, तो इसका कलर क्या हो गया, पेल ब्लू, क्योंकि नेचर ऑफ लिगेंड चेंज हो गया। फिर लिगेंड चेंज हो गया तो डेल्टा नॉट का वैल्यू चेंज हो गया होगा, फिर और एक्ट करवाया तो लिगेंड और अंदर आ गया, इसका कलर और चेंज हो गया, देखो ब्लू पर्पल हो गया। ऐसे ही लास्ट में जब सारे के सारे वाटर रिमूव हो गए, सारे के सारे इन आ गए, तो कलर कौन सा हो गया, वायलेट। तो ये डिपेंड करता है कि लिगेंड कौन सा अटैच है, तो उस चीज के ऊपर ही कलर कंट्रोल करता है। जरूरी नहीं है सर, हाँ अगर लिगेंड का नेचर स्ट्रॉन्ग या वीक होगा उस हिसाब से कलर वेरी करेगा, और कौन सा कलर होगा वो आपको इस टेबल से पता लगेगा। सर ऊपर चला गया वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। अगर वो येलो लाइट को ऑब्जॉर्व कर रहा है तो उसका कलर कैसे दिखेगा आपको, ब्लू ग्रीन को ऑब्जॉर्व कर रहा है तो रेड कैसे दिखेगा, ब्लू को कर रहा है तो येलो ऑरेंज, ऐसे करके।
याद करने की जरूरत नहीं हमें इनको, सिंपल ये याद रखना है कि नेचर और लिगेंड पे डिपेंड करता है कि कलर कौन सा होगा। ठीक है, इसके बाद हमने कल किए थे थोड़े से आइसोमेरिज्म, 4 किए थे ना, तो उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं फटाफट। पहला देखना कौन सा था, पहला था लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म सिर्फ कौन से लिगेंड शो करते हैं, एम्बिडेंट, उदाहरण के तौर पे NO2 मॉडल कॉम्प्लेक्स है CO NH3 NO2, बाहर मान लो Cl2 है। एक दूसरा कॉम्प्लेक्स है CO NH3 ONO और बाहर है Cl2। तो ये रेड कलर का होगा मान लीजिए, इसका कलर होगा ब्लू। दोनों की प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंस होता है। फर्क सिर्फ एक ही चीज का है कि यहाँ पे जो कोबाल्ट मेटल है ये नाइट्रोजन से अटैच है और यहाँ पे कोबाल्ट मेटल है वो ऑक्सीजन से अटैच है। लिंकेज का फर्क है, यहाँ पे वर्ड यूज करोगे नाइट्रेट टू N और यहाँ पे वर्ड यूज करोगे नाइट्रेट टू O, इसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। जब लिगेंड कि कौन से एटम से लिंकेज हो रहा है उस हिसाब से कॉम्प्लेक्स का प्रॉपर्टी क्या करेगा, वेरी करेगा। 2-3 और हो सकते हैं, जैसे साइनाइड हो सकता है, थायोसाइनाइड भी हो सकता है, NCS या SCN, और ये NO2 है। दूसरा हमने कौन सा किया था, हाँ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये भी बहुत आसान था। जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स है CO NH3 ब्रैकेट के ऊपर है 3 पॉजिटिव, इसके साथ में दूसरा कॉम्प्लेक्स है CR CN6 ब्रैकेट के ऊपर है 3 नेगेटिव। अब अगर ये जो ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब अगर ये ऐसे हो जाए, मतलब इनके जो लिगेंड है ना वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। देखो अमोनिया उसके पास चला गया, साइनाइड इसके पास आ गया, तो ऐसे वाले आइसोमेरिज्म को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जिसमें लिगेंड्स जस्ट अपनी कोऑर्डिनेशन स्फीयर को स्विच कर लेते हैं। तो इन दोनों का प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होगा। तीसरा कौन सा था, आयोनाइजेशन। तो इसमें मान लीजिए ये लिगेंड आपके पास कॉम्प्लेक्स एक ये कॉम्प्लेक्स है, एक मान लो दूसरा ये वाला कॉम्प्लेक्स है। अभी SO4 अंदर है, Br बाहर है। तो अगर कुछ याद होगा ब्रैकेट के अंदर वाली कौन सी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी, बाहर वाली कौन सी होती है, प्राइमरी। ये रिएक्ट करती होती है, ये नहीं करती है। तो अगर मैं दोनों के अंदर मान लो सिल्वर नाइट्रेट डाल रहा हूँ, इसके अंदर भी सिल्वर नाइट्रेट डाल रहा हूँ और मैं इसके अंदर भी क्या डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट, तो इसमें बनते हैं AgBr के PPT, उसमें बनते हैं सिल्वर सल्फेट के PPT। फॉर्मूला सेम है दोनों का, लेकिन दोनों अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्राइमरी वैलेंसी का डिफरेंस आ गया। इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दोनों का प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी के साथ एक्सचेंज हो गया, ऐसा बोल सकते हैं, तब ये वाला आइसोमेरिज्म अराइज होता है। और लास्ट कौन सा सॉल्वेशन, फोर्थ वन था सॉल्वेशन या सॉल्वेट। ये तो बहुत आसान है। यहाँ पे सॉल्वेंट मोस्टली आपका वाटर ही माना जाएगा। जैसे मान लो एक ये कॉम्प्लेक्स है, फिलहाल देखिए वाटर के 2 मॉलिक्यूल के साथ अटैच है। अब अगर इसको ऐसे लिखें हम लोग, एक सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल बाहर चला गया, पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 2 सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे, अब कितने हैं, सिर्फ एक बाहर चला गया। तो इन दोनों का प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट हो जाएगा, इनको बोलेंगे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म।
कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का नंबर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वेरी कर रहा है। आप शायद आप तीसरा भी ड्रा कर सकते हैं, तो उसमें दोनों ही वाटर क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा, बाहर एक सीएल हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आपका चैप्टर थ्योरी वाइज तो खत्म हो गया है। अब इसके थोड़े से क्वेश्चन देखने हैं हमने, जिसमें आपको सिलेबस में मेंशन है। पहले 4 से 5 तो हमने आपको पहले करवा दी थी ऑलरेडी, अगर आपको याद होगा थोड़ा, जब हम आईपी की नेमिंग कर रहे थे, इवन पहले 7 ही हो गए थे। ये जो 9.8 है आप बता सकते हो कौन कौन से आइसोमेरिज्म होते हैं, हर एक का एक एग्जांपल लिखना आपने। ये हमारे सिलेबस से कट चुका है 9.9 ज्योमेट्रिकल वाला। हालांकि इसमें सिस और ट्रांस ड्रा करने होते हैं, पता है ज्योमेट्रिकल का आपको, सिस और ट्रांस सिलेबस में नहीं है ये। सिस में सेम साइड पे होते हैं दो ग्रुप्स, और ट्रांस में क्या होते हैं, अपोजिट। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी निकल चुका है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल भी निकल चुका है, ये क्वेश्चन भी गया। अब ये देखिए क्वेश्चन, एक्वस कॉपर सल्फेट की बात हो रही है। इसका मतलब साथ में वाटर बैलेंस होगा, तो इसको कैसे लिखोगे, C2SO4.5, ये तो नॉर्मल लिखने का तरीका है। इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स का लिखेंगे इसको Cu, शायद ये ऐसा होगा, बाहर क्या होगा एक, अब हमें पता नहीं कि कैसा स्ट्रक्चर होगा उसका, पर ये पक्का पता है कि वाटर अटैच होगा इन द फॉर्म ऑफ लिगेंड टू कॉपर। ये कह रहे कि ग्रीन लिपिड दे रहा है किसके साथ, पोटेशियम फ्लोराइड के साथ। तो शायद जब पोटेशियम फ्लोराइड को अंदर डाला होगा KF को, तो ये कौन सी वैलेंसी है, तो ये शायद पोटेशियम सल्फेट के क्या बन गए होंगे, PPT बन गए होंगे। अब शायद दूसरे केस में जब पोटेशियम क्लोराइड सेलेक्ट किया होगा तो क्या होगा, तो शायद क्या पता वाटर बाहर हो, तो क्या बन सकता है वहां पे KO। समझ आया? मतलब दोनों ही केस में इसका जो प्राइमरी वैलेंसी होगा वो डिफरेंट होगा। तो दैट में वो दोनों केस में क्या दे रहे हैं आपको, डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स। हो गया क्लियर क्वेश्चन? अगला देखें, अगर आप एक्सेस में KCl डालते हो तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा कॉपर सल्फेट के अंदर, इसमें आपको एक प्लस पॉइंट, आपको पता है कि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +2 होता है ना। तो अगर मैं कॉपर सल्फेट के अंदर एक्सेस में KCl डाल रहा हूं तो शायद वो ये कॉम्प्लेक्स बन सकता है, और बाहर का लग जाएगा। देखिए बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ये गलत लिखा है। यहाँ पे कॉपर का +6 नहीं हो जाएगा, अरे इसका कितना होता है, इसका कितना होता है, इसको x मानिए, तो x - 4 = -2, x कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस नहीं आएगा, +2 आएगा, क्योंकि जब ये निकलेगा बाहर तो +2 छोड़ेगा, तो x आ जाएगा आपका +6, गलत है। तो ये स्ट्रक्चर तो नहीं होगा, तो ये कौन सा पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा, सोचिए। इसको बाहर रखें, किसको अंदर करें, ताकि +2 बने, तो हमारा कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर वहां में बनेगा। तो यहाँ पे पोटेशियम रेस्क्यू के लिए आएगा, क्योंकि आपको वहां पे नेगेटिव कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना पड़ेगा। देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, मान लो हमने ये वाला कॉम्प्लेक्स बना दिया, चेक करो सही हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, -4। जब पोटेशियम बाहर जाएगा तो कितना छोड़ के जाएगा ऊपर,
-2, तो x -4 इक्वल्स टू -2, x आ जाएगा आपका +2, तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। समझ आया कैसे किया? +2 करने के लिए किसी भी हालत में आपको पोटेशियम को यूज करना पड़ेगा, तभी +2 होगा। कोई बात नहीं, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 2 आपको आ जाएगा ये। अगला सवाल देखिए। Okay, why is that no precipitate of copper sulfide is obtained when H2S is passed through its solution? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखिए कहता इसमें से, इस कॉम्प्लेक्स में से क्या निकाला गया, तो कहता कि ये वाले प्रेसिपिटेट क्यों नहीं बने कॉपर सल्फाइड के। तुम्हारा सिंपल आंसर आएगा कि कॉपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और ये कभी रिएक्ट नहीं करते होते, सिर्फ कौन रिएक्ट करेगा, पोटेशियम। तो डेट पर कॉपर का वहां पे कॉपर सल्फाइड नहीं बना। समझ आ गया? तो ये आसान क्वेश्चन, देखने को बहुत कॉम्प्लेक्स लगा कि ये कहां से डाल दिया, पर है आसान। हमने नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर फाइंड करनी है, और आपको शॉर्टकट जा रहा है तो आराम से कर सकते हैं। सबसे पहली बात, फाइनाइट कौन सा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग के वीक, और 6 लगे हुए हैं, तो ऑक्टाहेड्रल होगा। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये कौन सा बनाएगा, इनर ऑर्बिटल, और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन d2, पहला काम तुम्हारा पूरा हो गया। दूसरी बात, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पेयर कर देगा। तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, डाया। क्लियर हुआ कैसे कर रहे हैं? हालांकि अगर ये 3 नंबर में आता है क्वेश्चन, फिर आपको ड्रा करना पड़ेगा पूरा, वो बॉक्स वगैरह बना के। अगर 1-1.5 में पूछ रहे हैं तो आप इसको डायरेक्ट लिखाइए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आयरन का शेड कितना रहेगा, +2 रहेगा, ये आप निकाल सकते हैं। यहाँ से इतने लिखना होता है बस। यहाँ फ्लोरीन आपको बोलते हैं कि बहुत वीक होता है हैलोजेंस, तो ये आउटर ऑर्बिटल हो जाएगा। और ये हाई स्पिन भी होगा ना, आउटर ऑर्बिटल, या कह रही है पैरामैग्नेटिक भी होगा। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 d2, क्योंकि ये ऑक्टेट 6 है। तो याद है इनर आउटर वाला, इसमें ये आ गया ऑक्टेट। चेक करिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑक्टेट कहां लाई करता है, वो लिखवाई थी आपको, वो शॉर्टकट भी बताया था उसको याद करने का। अगर ये वीक में आ रहा तो होगी ना, आपका काम तो बहुत आसान है। कितना रहेगा, sp3 d2, और ये हाई स्पिन हो जाएगा। सर एक लाइन भी देखनी है, एक लाइन भी देखनी है, मतलब कि आ एक लाइन जो केड़ा स्ट्रांग है, नहीं पूरी तो पूरी ये सारे इक्के हैं। अगर ये वाटर तो राइट साइड वाला आ रहा है ना स्ट्रांग है, वाटर तो इधर वाले वीक है, ठीक है। ये तो अगेन वही है, ये भी कौन सा होगा, sp3 d2, और ये कौन सा होगा, आउटर ऑर्बिटल। समझ आ गया कैसे की सॉल्व, ये बताइए फिगर से दिखाना है कि कैसे स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में। तो कौन सा फिगर ड्रा करोगे, वही वाला, CFT वाला की 5 थे पहले, और ये स्प्लिट हो जाएंगे 2 ऊपर और 3 कहां आ जाएंगे, नीचे। ठीक है, अगर 3 नंबर में आ रहा है क्वेश्चन तो फिर आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो सारी स्ट्रक्चर ड्रा करनी पड़ेगी। वो याद है कॉलेज बने थे आपको, ये dxy है, वो dyz, फिर कौन सा होगा, फिर आप लिखोगे कि इनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होता है, बिटवीन द एक्सेस, और उन दो का कहां होता है, अलोंग द एक्सेस। फिर आप एक्सप्लेन करोगे कि अगर लिगेंड अलोंग द एक्सेस आ रहा है तो इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी, और इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा, और इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो वो पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। व्हाट इज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो तो बताओगे। इस सीरीज के अंदर क्या होता है, लिगेंड्स को रेंज करते हैं इन स्ट्रेंथ। फिर आप डिफरेंस बता दोगे वीक फील्ड और स्ट्रांग फील्ड का, कि वीक फील्ड कम रिपल्शन क्रिएट करते हैं, और कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, आउटर ऑर्बिटल, पैरामैग्नेटिक और
हाई स्पिन वाला। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिख दोगे उसको ऑर्डर। कैसा फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है? जब लिगेंड किसी भी मेटल को अप्रोच करता है तो उसके जो बाहरी ऑर्बिट होते हैं उनके बीच में क्या आ जाता है एनर्जी का डिफरेंस, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। समझ आया? ये देखो जैसे ये वाला बनाया कि ये दो थोड़े से हाई एनर्जी पे चले गए, दो तीन कहां पे आ गए, ये डिफरेंस क्या हो जाएगा? डेल्टा नॉट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। लिगेंड के आने के कारण ही ये होती है, क्योंकि लिगेंड्स क्या क्रिएट करते हैं? रिपल्शंस। उसके बाद what are the magnitude of delta naught decide the actual conservation of d orbitals। बड़ा ही आसान है, देखने को मुश्किल लग रहा होगा, है आसान। कितना ज्यादा डिफरेंट है। आपको उदाहरण से समझाता हूँ कि मान लो ये पांचवा की हमारे पास ये कंफिगरेशन है d5, ठीक है, और ये नीचे स्प्लिट हो गया। आप एग्जांपल में बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि मान लीजिए ये कितना है? डेल्टा नॉट, और पहले किसमें मालूम डेल्टा नॉट क्या ग्रेटर देन कि स्ट्रॉन्ग फील्डिंग में अप्रोच किया होगा, उसमें ये काफी लार्ज डिफरेंट डाल दिया होगा, फीलिंग एनर्जी क्या कम है, डेल्टा नॉट क्या है ज्यादा। तो कंफिगरेशन क्या लिखी जाएगी? 1 2 3। क्या चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा? क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस क्या है? चौथा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो कंफिगरेशन क्या बनेगी? T2 D5 EG। फिर इसी एग्जांपल को दिखा देना कि अगर डेल्टा नॉट क्या हो लेस देन, जब वीक फील्डिंग में अप्रोच करेगा तब क्या होगा? एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे और पांचवा यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा? T2 3 और EG। इतना आसान है, क्लियर हो गया? ये पहले वाला कॉम्प्लेक्स कलर्ड होगा, ये वाला कलर्ड नहीं होगा। समझ तो क्यों? क्योंकि इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल या EG ऑर्बिटल है ही नहीं, तो ये व्हाइट वाला कहाँ एक्साइट होके जाएगा? कहीं भी नहीं जा सकता। तो ये वाला कलरलेस होगा, ये वाला क्या होगा? कलर्ड। उसके बाद जो नहीं, दूसरे वाला भी, हाँ एक बार एक इसके बाद जा सकता है ऊपर। ये तो अगेन वो मजाक वाले क्वेश्चन है कि ये पैरामैग्नेटिक, ये क्या है? क्योंकि ये कौन सा लिगेंड है? अमोनिया है वीक फील्ड लिगेंड, किसके मुकाबले? साइनाइड के मुकाबले। तो ये सब कुछ पेयर कर देगा, ये पेयर नहीं कर पाएगा। यहाँ बताएं कि भाई ये सोल्यूशन क्या था? ग्रीन है, और ये सोल्यूशन कौन सा है? ये क्यों हुआ है? पेयरिंग हो गई तो पेयरिंग ग्रीन। अभी आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स का कौन सा कलर होगा वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द लिगेंड पे। वो क्यों डिपेंड करता है, इसको अगर आप समझ लें तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो ये बोरिंग चीजें हैं बार बार। मान लो पहले लिगेंड कौन सा था? पहले था वाटर। मान लो पहले वाटर अप्रोच करा और ये एनर्जी डिफरेंस आ गया 500 जूल का, और कंफिगरेशन मान लो इतना है 1 2 3 1 2 एंड 3। तो जब इसके ऊपर लाइट गिरेगी बाहर से तो इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा? साइड होके कहां चला जाएगा? और जब नीचे आएगा तो कितना एनर्जी बाहर छोड़ेगा ये एग्जैक्टली? तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या दिखेगा? कलर दिखेगा। अब मान लो दूसरे केस में इसको कौन अप्रोच कर रहा है? साइनाइड। अरे वो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो इनको थोड़ा और ऊपर कर देगा, तो ये डेल्टा नॉट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मान लो कितना होगा अभी? 700। क्या अब वो एक्साइट हो भी पाएगा? इमेजिन करके देखिए, क्या ये 700 क्रॉस कर सकता है वहां पे? नहीं कर पाएगा, ज्यादा एनर्जी। तो अगर वो एक्साइट ही नहीं होगा तो क्या कलर आएगा? तो हमारा क्या आंसर आएगा कि साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए डेल्टा नॉट क्या हो गया? बहुत ज्यादा हाई, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पाएगा। ये सही आंसर है आपका। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एक्साइट टू हायर एनर्जी। स्ट्रॉन्ग वाले कलर देंगे सर, स्ट्रॉन्ग वाले कलर देंगे। बहुत
साइनाइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, इनके कलर ऐसे होते हैं। कलर का कहानी समझ आ गया आपको? कलर के लिए आपको खाली ई चाहिए और ये थोड़ा छोटा भी होना चाहिए ताकि वो एक्साइड एक्साइड तो हो सके। उसके बाद सर लेजेंड भी वीक होना चाहिए। ये भी वही है भैया, ये डिफरेंट कलर क्यों देते हैं? क्योंकि दोनों के पास क्या है, डिफरेंट लिगेंड है, तो दोनों का क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो फिर दोनों डिफरेंट कलर देंगी। ये सिलेबस से कट है मेटल कार्बोनोस वाला, ये वाला। यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट निकालनी, निकाल लोगे? आपकी निकालनी। जैसे ऑक्सीडेंट का -2 होता है, इसका कितना होता है +1, इसका x मान लीजिए कितना आएगा, देखो ये 3 है, टोटल कितना आएगा x माइनस, और जब ये बाहर जाएगा तो कितना छोड़ के जाएगा ब्रैकेट के ऊपर, तो उसके -3 x कितना आ जाएगा +3। निकाल लोगे? मैं अभी करता हूँ उसको। ये आई पिक नेम आ गई, आप कृपया लिख लीजिएगा इसको। फिर हमने एंड में एक्सप्लेन करना है। देखो ये एमसीडी वाले क्वेश्चन आ गए डायरेक्ट, ये उधर दिया हुआ है कि ये वॉलेट कलर का क्यों है। तो अगर आप उसको निकाल के दिखाऊं इधर, येलो लाइट में हाँ ये थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये रहा शायद, और जब इसको हीट करते हैं फिर तो ये कलरलेस हो जाता है। क्यों होगा कलरलेस? क्योंकि जो वाटर क्या हो जाएगा इसमें से रिमूव हो जाएगा, लिगेंड रिमूव होगा तो कलरलेस ही होगा। ये देखो इसने दिखाया हुआ है, ये सवाल पूछा गया है कि ये वॉलेट कलर का क्यों है। सिंपल आपने ये बता देना कि कलर क्यों है। तो क्या फिल करोगे? किसके पास Eg ऑर्बिटल क्या पड़ा है, ये देखिए वेकेंट पड़ा है, तो जब ये लाइट को अब्सॉर्ब करेगा तो ये कहां चला जाएगा, ये एक्साइट हो गए Eg में, जब वापस आएगा तो बाहर क्या छोड़ेगा, फोटोन। और वो कौन से कलर का होगा फोटोन? बट अगर आप ये थोड़ा इसको याद रहने दें, नहीं होगा आपसे याद, क्या हो जाएगा? येलो का आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्या दिखेगा, वॉलेट। अब ये याद करना पड़ेगा तुम्हें ना, 4-5 है। वैसे वो अगर आप कलर का एक्सप्लेन कराओगे तो नंबर मिल जाएंगे, आधा नंबर कट कर लेगा ज्यादा से ज्यादा। किसने बताया नहीं कि येलो कलर रिलीज हुआ तो वॉलेट दिख रहा है आपको। सिंपल आपने ये लिख के आना वहां पे कि उसके पास Eg ऑर्बिटल खाली पड़ा है, तो वहां पे T3 वाला एक्साइट हो गया। इसके बाद थोड़ी सी रह गई, तो एक दो ही रह गई बस। ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, मुझे श्योर नहीं है कि सिलेबस में है या नहीं है। ये कीलेट फैक्टर है, ये सिर्फ बाइडेंटल लिगेंड के साथ ही होता है। पहली बात तो, और इसके कारण कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी हमेशा इंक्रीज करता है। मान लो आपके पास ये वाला कॉम्प्लेक्स है COEN थ्राइस, बाहर है 3 पॉजिटिव, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स है CONH3 6 और बाहर है 3 पॉजिटिव। अगर पूछेगा कि दोनों में से स्टेबल कौन ज्यादा है, तो इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, बहुत आसान है। जब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करने जाएंगे तो ये कुछ ऐसे ड्रा होगा, देखिए ये इस चीज का क्या मतलब है, ये आपको याद होगा 2 एटम से बॉन्डिंग करता होता है, ये बाइडेंटेड है ना, तो एक इसने यहाँ पे एटम होगा उससे बॉन्डिंग कर ली, एक यहाँ से कर ली इसने बॉन्डिंग। अगर आपको मैं अच्छे से दिखाऊं, ऐसे बनेगा ये मैं पूरा स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ उसका। ये किसका स्ट्रक्चर है, एथेन 1,2 डायमंड का इन का। तो एक तो वो यहाँ से बॉन्डिंग कर लेगा कोबाल्ट से, एक वो
यहाँ से बॉन्डिंग कर लेगा कबाड़ से। पर मैंने उसको शॉर्ट में कैसे शो कर दिया, ऐसे इन लिख के और एक यहाँ से। और अगर हम ऑन द अदर हैंड देखें अमोनिया को, वो कैसे बॉन्डिंग करेगा, ऐसे करेगा ना। तो जब भी बायडेंटल लिगेंड आपस में अटैच होते हैं तो एक रिंग स्ट्रक्चर बनता है। देखिए ये रिंग बन गई ना, क्लोज स्ट्रक्चर बन गया। कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5। रिंग को तोड़ना आसान रहेगा कि बॉन्ड को तोड़ना आसान रहेगा, ओपन स्ट्रक्चर को तोड़ना आसान होता है। तो इसी को बोलते हैं कीलेशन इफेक्ट। जब बायडेंटल लिगेंड अटैच होता है किसी मेटल के साथ तो वे क्लोज रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। और उस रिंग स्ट्रक्चर में क्या आती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। ये कारण है बस। अगर बाई चांस दो आपको मान लीजिए दो बाइडेंट में कंपैरिजन आ गया तो जिसका बड़ा रिंग बन रहा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर दो बाइडेंट का कंपैरिजन आ जाता है ऑक्सीडेट और इन में आ गया तो इन वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा। वैसे लगता नहीं सिलेबस में होगा जी, बाकी देखा है सिलेबस अच्छे से आपको करवाएंगे क्लास में। 10 स्कूल खुलने से उधर हो गया क्या लगता है। चलिए इसके बाद अगला वाला ये आपका पढ़ने का क्वेश्चन है, मेरे पास को पढ़ लेना, मुझे लगता है सिलेबस में होगा भी ये नहीं। ये आपको मिलेगा यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के यूजेस कहाँ-कहाँ होते हैं। शायद इस सिलेबस में नहीं है अभी, एक बार चेक करके इसको पढ़ लीजिएगा। नाइन पॉइंट 1 बता दीजिए क्या आएगा इसका आंसर। दो ये तो पक्का है कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, वो 6 है। देखो अब हमें गैस करना पड़ेगा ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर को, या तो ये हो सकता है कि 6 के 6 अमोनियम अंदर 2 क्लोरीन क्या बचेंगे बाहर, या फिर कौन सी पॉसिबिलिटी है कि 5 अमोनिया अंदर, 1 Cl अंदर और 1 Cl कहाँ हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, 1 अमोनिया बाहर। अरे कि ये बहुत अटपटा कॉम्बिनेशन का कैसा बनता नहीं है, तो 99% की इस चांस है कि ये होगा, ये सही स्ट्रक्चर है इसका। तो कितने आयन बाहर निकलेंगे, सर पढ़ा क्यों ना तुमने CL हाँ ये 2 बनेगा और एक ये तीसरा बनेगा जो कि आपका पॉजिटिव चार्ज वाला होगा। हाउ मेनी आयंस, कितने आयन प्रोड्यूस होंगे जब ये चीज पानी में जाएगी, ये चीज। एक मिनट रुकिए, ये देखिए अगर ये स्ट्रक्चर रेफरेंस लेगा, जब इसको पानी में डालोगे तो क्या बनेगा, देखो 2 तो क्या बन जाएंगे Cl नेगेटिव क्योंकि ये प्राइमरी रेफरेंस है, और तीसरा ये नहीं बनेगा ये वाला, ये कटायन है, ये क्या है, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 3 हो गए। हाँ 2 आएगा, सॉरी वो क्लियर। इसके बाद ये निकाल के देखना पड़ेगा आपको, जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देख के नहीं बता सकते हैं क्योंकि लिगेंड के दोनों में क्या है सेम है, तो इसका आपको लिख के देखना पड़ेगा पूरा। इनमें से सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, देखिए वाटर आपको की बनना जी कैसे स्ट्रांग नहीं, उसको बीच में रखिएगा वाटर। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ही नहीं है, कौन सा स्टेबल रहेगा क्योंकि ये बाइडेंटल लिगेंड से अटैच है, ये सारे कौन से हैं मोनो है, तो ये हो जाएगा। और ये हमने आपको उस दिन करवाई दिया था, वेवलेंथ का ऑर्डर बनाना ना, एनर्जी क्या होती है Hc बाय, अगर किसी का एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या रहेगा, तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो रिपल्शन क्या क्रिएट करता है, तो वहां पे एनर्जी क्या होगी, तो वेवलेंथ क्या होगी। तो आपने सीरीज में देखना है कि इन तीनों में से स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन है, NO2 है, NH3 है कि H2 है, कौन है NO2
ये स्ट्रांग है तो उसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, तो वेवलेंथ क्या होगा सबसे, उसके बाद कौन आता है फिर ये, अमोनिया फिर वाटर। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाटर का रिलीज होगा फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, ये कहाँ आ जाएगा, ये कहाँ है, आगे क्लियर हो गया। तो ये आपकी एनसीईआरटी भी खत्म होगी। अब इसकी अगर चाहे तो प्रीवियस ईयर कर सकते हैं, वरना हम अगला चैप्टर कर लेंगे, वैसे अगला चैप्टर कर लेना चाहिए क्योंकि टाइम कम है। नहीं बचाओ, नहीं ये तो हिंट दिया मैंने, ठीक। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ के जाइए, आपके पूरे नंबर आएंगे।